मेरे पापा सरकारी नौकरी में थे। 5 साल पहले उनकी मौत हो गई। तब मैं 12वीं में थी। मुझसे बड़ी मेरी 2 बहनें और थीं। मेरी माँ हम तीनों से बहुत प्यार करती थी। मेरी माँ के एक बेटा हुआ था जिसका नाम सलीम रखा था, लेकिन 5 साल की उम्र में ही वो मर गया। इकलौते बेटे की मौत के बाद मेरी माँ बेटे की सारी ख्वाहिशें मेरी बड़ी बहन सलमा के अंदर देखती और कहती कि तू सलमा नहीं, मेरा बेटा सलीम है, तू ही मेरे बुढ़ापे का सहारा है। मैं बीएड कर चुकी थी और टीचर की सरकारी नौकरी की तैयारी में थी। मेरी दोनों बड़ी बहनें मुझसे बेहद प्यार करती थी। जब पापा जिंदा थे तभी उन्होंने अपने एक दोस्त की बेटे से मेरी बड़ी बहन सलमा की शादी कर दी थी, लेकिन शादी के 3 महीने बाद ही सलमा को उसके पति ने छोड़ दिया और वो ससुराल को छोड़कर मायके आ गई। पापा के मरने के 2 साल बाद मेरी अम्मी ने मेरी बड़ी बहन सलमा की दूसरी शादी एक तलाकशुदा आदमी से कर दी, लेकिन यह शादी भी ज्यादा नहीं चल पाई और 1 साल से भी कम समय के अंदर सलमा को उसके दूसरे शौहर ने भी तलाक दे दिया। दूसरे शौहर से तलाक के वक्त सलमा की उम्र 22 साल की हो चुकी थी और इस तलाक के 3 साल बाद अम्मी ने अपनी बहन के गोद लिए हुए बेटे अशफाक से सलमा की तीसरी शादी करवा दी और 6 महीने बाद ही अशफाक की मौत हो गई। इस घटना के अब 3 साल बीत चुके थे। मेरी मझली बहन खालिदा ने ग्रेजुएशन कर लिया था और घर में रहकर अपनी शादी का इंतजार कर रही थी। सलमा बाजी की उम्र 25 साल हो चुकी थी, इसलिए माँ को सबसे ज्यादा उन्हीं की चिंता सताती। माँ का मानना था कि सलमा में कोई कमी नहीं, बदकिस्मती से उसके पिछले तीनों शौहर ही नालायक थे। माँ सलमा बाजी की चौथी शादी के लिए लड़का ढूंढने में लगी थी, लेकिन कोई ढंग का रिश्ता नहीं मिल रहा था। 3 शादियों के फेल होने के बाद मेरी बड़ी बहन सलमा ने तो ठान लिया था कि वो अब शादी नहीं करेगी, लेकिन माँ को उसकी यह बात पसंद ही नहीं थी। मेरी माँ ने पिता की मौत के बाद उनकी पेंशन से हम 3 बहनों को पढ़ाया लिखाया और अपनी बेटियों की शादी के लिए कुछ रुपये जोड़कर भी रख लिया था, लेकिन कहीं से कोई रिश्ता नहीं आ पा रहा था। इस बात से मेरी माँ तो दुखी थी ही, साथ ही मेरी मझली बहन खालिदा भी दुखी रहती थी, क्योंकि बड़ी बहन के घर में रहते उसकी शादी कैसे हो सकती थी। मुझे शादी की कोई जल्दी नहीं थी, क्योंकि मैंने तय किया था कि जब तक मुझे सरकारी नौकरी नहीं मिल जाती मैं शादी नहीं करूंगी। रहमान मेरे पड़ोस में ही रहता था और स्कूल के दिनों से मैं उससे प्यार करती थी। रहमान ने मेरे साथ ही अपना ग्रेजुएशन पूरा किया था और अब वह साहेबगंज में किराए पर रहकर एसएससी की तैयारी में था। वो हर हाल में अपना एग्जाम क्लियर कर सरकारी नौकरी पाना चाहता था। इधर मैं भी घर पर रहकर सरकारी नौकरी की तैयारी कर रही थी, इसीलिए हम दोनों को ही शादी की कोई जल्दी नहीं थी। रहमान के घर पर उसके बूढ़े पापा के अलावा कोई नहीं रहता था, इसीलिए जब भी मेरा रहमान से मिलने का मन होता मैं उसे फोन कर देती और वो साहेबगंज से शांति नगर आ जाता और मैं उसके घर उससे मिलने पहुंच जाती। एक दिन सुबह जब मैं माँ को चाय देने गई तो देखा कि माँ के फोन पर किसी दूर के रिश्तेदार का फोन आया हुआ था। काफी देर तक मेरी माँ फोन पर बातें करती रही। इस दौरान मैंने अपनी माँ के चेहरे पर खुशी देखी तो मैं समझ गई कि दोनों के बीच सलमा बाजी के रिश्ते की बातें हो रही हैं। फोन कटते ही मैंने अम्मी से पूछा, किसका फोन था अम्मी? अम्मी मुस्कुराते हुए बोली, तेरे मामा का फोन था। मैंने कहा, मेरे तो एक ही मामा थे जो 10 साल पहले ही गुजर चुके हैं, अब ये कौन से मामा पैदा हो गए? अम्मी ने कहा, अरे ये मेरे वसीम भैया थे जो मेरे चचेरे भाई हैं। काफी वक्त पहले ये साहेबगंज से कलकत्ता चले गए थे, अब लौटे हैं तो अपने लड़कों के लिए लड़की ढूंढ रहे हैं। वसीम के 3 बेटे हैं और वो चाहते हैं कि तुम तीनों बहनों से वो अपने तीनों बेटों की शादी कर दे। मैंने जब माँ के मुंह से यह बात सुनी तो मैं परेशान हो गई, क्योंकि मैं रहमान से प्यार करती थी और मैं उसके अलावा और किसी से शादी करने की तो सोच भी नहीं सकती थी। मैंने अम्मी से कहा, अम्मी मैं अभी शादी नहीं कर सकती, आप अपने भाई से अपनी 2 बड़ी बेटियों की ही शादी की बात करना, मुझे अभी बहुत कुछ करना है। अम्मी ने कहा, अभी तो फोन पर ही बातें हुई हैं, कुछ दिनों में वो लोग घर आएंगे तो मैं तुम्हारे लिए
कुछ समय मांग लूंगी। मैंने कहा, समय मांगने वाली बात नहीं है अम्मी, तुम समझती क्यों नहीं, मुझे अभी कहीं शादी नहीं करनी है। अम्मी ने कहा, सुहानी देख, सलमा शादी के बिना बूढ़ी हो रही है और खालिदा भी अपनी पढ़ाई पूरी कर घर में बैठी है। मैं तो तुम तीनों बहनों की चिंता में मरी जा रही थी, लेकिन ऊपर वाले ने मेरी सुन ली। वसीम के 3 लड़के हैं और तुम 3 बहनें हो, इससे अच्छा और क्या होगा। इस वक्त अम्मी को समझाना नामुमकिन था, इसीलिए मैं अम्मी के पास से उठी और अपने कमरे में चली गई। मैंने रहमान को फोन लगाया और बोली, रहमान, मेरी अम्मी मेरे लिए लड़का देख चुकी हैं। कुछ दिनों में वो लोग रिश्ता पक्का करने मेरे घर भी आ रहे हैं। तुम्हारा इरादा क्या है बताओ। रहमान ने कहा, सुहानी, अगले महीने मेरे एग्जाम हैं, मैं उसी की तैयारी में लगा हूँ। 3 महीने में रिजल्ट भी आ जाएगा। इस बार मुझे उम्मीद है कि मैं एग्जाम क्लियर कर दूंगा, इसीलिए तुम मुझे 3-4 महीने का वक्त दे दो। रहमान की बातें सुनकर मैंने गुस्से में कहा, ठीक है, मेरी शादी में दावत खाने आ जाना, मैं फोन रखती हूँ। रहमान के लिए उसका कैरियर जरूरी था और एग्जाम क्लियर होने के बाद वो मुझसे शादी करेगा। अब तो मुझे इस बात पर भी भरोसा नहीं था। इतवार का दिन था। अम्मी के नए भाईजान अपने 3 बेटों के खातिर हम 3 बहनों को देखने आने वाले थे। अम्मी सुबह से मेहमानों के इंतजाम में लगी थी। बड़ी बहन सलमा के चेहरे पर वैसी खुशी नहीं थी जैसी खालिदा के चेहरे पर झलक रही थी। मेरी मझली बहन खालिदा तो न जाने कब से अपनी शादी के ख्वाब देख रही थी, इसीलिए मेहमानों की खातिरदारी के लिए घर में सबसे ज्यादा काम भी वही कर रही थी। अपनी बड़ी बहन सलमा की तरह मैं भी इस रिश्ते से खुश नहीं थी, लेकिन मैंने सोचा कि मैं वसीम मामा के छोटे बेटे से बात कर उसे समझाने की कोशिश करूंगी। अगर वो मान जाए तो मैं शादी से बच जाऊंगी। मुझे ये डर भी सता रहा था कि हम तीनों बहनों की शादी के बाद मेरी अम्मी बिल्कुल अकेली हो जाएंगी। पूरे जीवन उसने हम 3 बहनों की परवरिश में खपा दिया, अब बुढ़ापे में वो बिल्कुल अकेली हो जाएगी। लेकिन आखिर हम तीनों थी तो लड़कियां ही ना, हमें घर छोड़कर ससुराल तो जाना ही था। दोपहर तक वसीम अंकल अपने दोनों बेटों के साथ मेरे घर पर थे। उनके साथ उनकी बीवी शकीना भी थी। नाश्ते के दौरान ही वसीम मामा अपने तीनों बेटों के बारे में बताते हुए बोले, ये सबसे छोटा अख्तर है जो ग्रेजुएशन के बाद अभी साहिबगंज पॉलिटेक्निक कॉलेज के पास किताबों की दुकान संभाल रहा है, और ये मेरा मझला लड़का है शोएब जो सरकारी स्कूल में टीचर है। शोएब के बारे में जानते ही मेरी मझली बहन बड़ी खुश हुई। उसने अपने लिए जैसा शौहर सोचा था शोएब बिल्कुल वैसा ही था, लेकिन अख्तर को लेकर मैं खुश नहीं थी। हालांकि अख्तर रहमान से ज्यादा सुंदर था और साहिबगंज में उसकी अपनी एक दुकान भी थी, फिर भी मैं रहमान को छोड़कर अख्तर से शादी नहीं कर सकती थी। वसीम मामा का बड़ा लड़का उनके साथ नहीं आया था। अम्मी के पूछने पर उन्होंने कहा, अब आपसे क्या छुपाना, मेरे बड़े लड़के परवेज की दिमागी हालत फिलहाल ठीक नहीं है, लेकिन उसका इलाज चल रहा है, जल्द ही वो ठीक हो जाएगा। इतना सुनते ही मेरी अम्मी के चेहरे की खुशियाँ गायब हो गई और सलमा बाजी भी वहाँ से उठकर अपने कमरे में चली गई। थोड़ी देर की खामोशी के बाद वसीम मामा की बीवी शकीना बानो ने कहा, 5 साल पहले परवेज की शादी हुई थी और उसकी एक खूबसूरत सी बेटी भी हुई। परवेज अपनी बीवी से बहुत प्यार करता था, लेकिन 6 महीने पहले ही उस औरत ने परवेज को धोखा दिया और अपनी छोटी सी बच्ची को लेकर रातों रात फरार हो गई। इस बात का परवेज के दिमाग पर गहरा असर पड़ा और वो सदमे में चला गया। पिछले 6 महीने से परवेज का इलाज चल रहा है, अब उसकी हालत पहले से काफी बेहतर है। आपकी बड़ी बेटी सलमा परवेज के बीवी बनकर आएगी तो वह पूरी तरह ठीक हो जाएगा। इतना कहकर शकीना ने अपने पर्स से परवेज की फोटो निकालकर मेरे अम्मी के सामने रख दी और बोली, यह परवेज की ताजा तस्वीर है, आप देख लीजिए। अम्मी ने परवेज की फोटो को हाथ में उठाया और कुछ देर देखने के बाद शकीना से बोली, आपके बड़े बेटे के बारे में जानकर दुख हुआ। मैं अपनी बड़ी बेटी सलमा से बात कर जल्द ही आपको इत्तला कर दूंगी। जाते हुए शकीना मामी ने मेरी अम्मी से कहा कि उनके बड़े बेटे की शादी के लिए अगर आपकी बड़ी बेटी राजी नहीं हुई तो फिर मैं तुम्हारे घर
अपने किसी भी बेटे का रिश्ता नहीं कर पाऊंगी। रिश्तेदारों के चले जाने के बाद घर में अजीब सा माहौल हो गया था। मेरी मझली बहन और मेरी अम्मी तो किसी भी तरह इस रिश्ते को जोड़ना चाहते थे, लेकिन मैं और मेरी बड़ी बहन सलमा इस रिश्ते के खिलाफ थे। मुझे अपनी मझली बहन पर गुस्सा आ रहा था। वो इतनी बेगैरत कैसे हो गई कि अपनी खुशी के लिए उसे अपनी बड़ी बहन की जिंदगी की कोई परवाह ही नहीं। एक पागल इंसान से सलमा की शादी करने का मतलब था कि हम लोग मिलकर सलमा की जिंदगी को तबाही के दलदल में धकेल रहे हैं। लेकिन मेरी अम्मी को अब सलमा की कोई परवाह नहीं थी। उसका मानना था कि सलमा से शादी के बाद परवेज की दिमागी हालत ठीक हो जाएगी और फिर तुम तीनों बहनें उस घर में राज करोगी। लेकिन शादी के बाद परवेज ठीक हो जाएगा, इस बात की क्या गारंटी थी। दरअसल अम्मी सलमा से पीछा छुड़ाना चाहती थी। अम्मी ने वसीम मामा के बेटों से हम तीनों बहनों के रिश्ते की ऐसी जिद पकड़ ली कि उसने खाना पीना भी छोड़ दिया। मेरी मझली बहन माँ की इस हालत के लिए हम दो बहनों को ही कोसने लगी। घर के हालात देखकर सलमा बाजी अम्मी के पास गई और बोली, मैं परवेज से शादी करने के लिए राजी हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। अम्मी ने सलमा से उसकी शर्त पूछी तो उसने कहा, हम तीनों के एक साथ ससुराल चले जाने के बाद आप यहाँ अकेली हो जाओगी, इसलिए मैं चाहती हूँ कि मेरा शौहर घर जमाई बनकर इस घर में रहे। अगर मेरी यह शर्त वो लोग मान लेते हैं तो आप उनसे कहिए कि वो शादी की तारीख पक्की करें। इतना कहकर सलमा अपने रूम में चली गई और अम्मी ने मझली बहन खालिदा से खाना मंगवाकर अपना रोजा तोड़ लिया। खाने के बाद अम्मी ने वसीम मामा को फोन लगाकर सलमा की शर्त बयान कर दी। वसीम मामा ने कहा कि वो शाम तक इस बारे में बताएंगे तो अम्मी का कलेजा सूख गया। उसे डर था कि वसीम के घर वाले सलमा की शर्त हरगिज नहीं मानेंगे। लेकिन शाम को ही वसीम मामा की बीवी शकीना का कॉल आ गया और वो लोग सलमा की शर्त मानने को राजी हो गए थे। उनका कहना था कि तीनों की शादी के बाद परवेज और सलमा शांति नगर में ही रहेंगे और हम दो बहनें शांति नगर से विदा होकर साहेबगंज अपनी ससुराल चली जाएंगी। दरअसल वसीम मामा का बड़ा लड़का दिमाग से बीमार होने की वजह से उनके लिए किसी काम का नहीं था, इसीलिए वो घर जमाई बनकर सलमा के साथ शांति नगर में रहता तो इससे उन्हें कोई दिक्कत नहीं थी, बल्कि इस तरह उनका एक पागल से हमेशा के लिए पीछा जो छूट रहा था। वसीम मामा ने 1 महीने के अंदर की शादी की तारीख पक्की कर दी। मैंने रहमान को फोन कर सारी बातें बताई तो वो बोला कि सुहानी, अच्छा यही रहेगा कि तुम शादी कर लो। रहमान की बातों से मुझे बेहद ठेस पहुंची, लेकिन मैं कर भी क्या सकती थी। अब मेरे पास वसीम मामा के मझले बेटे अख्तर से शादी के अलावा कोई और रास्ता नहीं था। शादी के तारीख पक्की हो चुकी थी। अब्बू के इंतकाल के बाद से हम तीनों बहनों की शादी के लिए मेरी अम्मी ने बहुत कुछ सहेज रखा था। हालांकि वसीम मामा की ओर से दहेज की कोई डिमांड नहीं थी, फिर भी मेरी अम्मी ने शादी में कोई कसर न छोड़ी। शादी धूमधाम से हुई। शादी के बाद सलमा की शर्त के मुताबिक वो और परवेज दोनों माँ के पास ही रह गए और हम दोनों बहनें विदा होकर साहेबगंज आ गए। हम तीनों बहनों की शादी के अब 5 महीने बीत चुके थे। इस बीच मेरी मझली बहन खालिदा 4 महीने की प्रेग्नेंट भी हो चुकी थी। खालिदा और उसका शौहर शोएब दोनों में बेहद प्यार था। दोनों हमेशा एक दूजे में डूबे रहते। खालिदा का शौहर शोएब सरकारी स्कूल में टीचर था, इसीलिए उसके पास खालिदा के लिए वक्त ही वक्त था। मेरा शौहर अख्तर भी मुझसे बेहद प्यार करता था, लेकिन मैं उसे ज्यादा तवज्जो नहीं दे पाती थी क्योंकि मैं ससुराल में रहकर अपने एग्जाम की तैयारियों में लगी रहती और अख्तर को भी अपने बिजनेस से फुर्सत नहीं मिल पाती थी। इस बीच रहमान से मेरी कोई बात नहीं हुई थी, लेकिन मैं उसी एग्जाम के रिजल्ट के इंतजार में थी और एक दिन मुझे पता चला कि रहमान का एग्जाम क्लियर हो गया। उसकी इस कामयाबी की बधाई देने के लिए
लिए मैंने उसे फोन लगाया। वो बहुत खुश था। मैंने उससे कहा, शादी कब कर रहे हो? उसने कहा, मैं तो शादी कर चुका हूँ। मैंने कहा, तुमने कब शादी कर ली? उसने कहा, तुम यह सब जानकर क्या करोगी? मैं रहमान की बात सुनकर काफी हैरानी में थी। फोन कटने के बाद काफी देर तक मैं सोचती रही। रहमान शांति नगर में मेरे पड़ोस में रहता था। उसने शादी कर ली और किसी को खबर भी नहीं लगी। मैंने अपनी अम्मी को फोन लगाकर रहमान की शादी के बारे में पूछा तो उसने बताया कि रहमान ने एक तलाकशुदा औरत से शादी कर ली और वो अब शांति नगर छोड़कर चला गया है। मेरी शादी को 5 महीने हो चुके थे। इन 5 महीनों में मैं एक बार ही अपने मायके शांति नगर जा पाई थी, वो भी सिर्फ एक दिन के लिए। लेकिन मेरी मझली बहन खालिदा तो एक दिन के लिए भी मायके नहीं गई। वो अपने शौहर को छोड़कर कहीं जाना भी नहीं चाहती थी। लेकिन मुझे अपनी अम्मी और बड़ी बहन सलमा की बहुत याद सताती थी। अम्मी ने बताया था कि सलमा की वजह से परवेज की हालत सुधर रही है। इन 5 महीनों के दौरान जब भी मेरी अम्मी या सलमा बाजी से फोन पर बात होती, मैं परवेज के बारे में जरूर पूछती और यह जानकर मुझे बेहद खुशी होती कि परवेज की हालत में लगातार सुधार हो रहा था। मुझे मायके गए 3 महीने से ज्यादा का वक्त हो चुका था और मैं मायके जाने के लिए उतावली हो चुकी थी। रात को अपने दुकान से फारिग होकर जब अख्तर घर आया तो मैंने उससे कहा, मेरे एग्जाम शुरू होने वाले हैं, इसीलिए मुझे 1 महीने के लिए अपने मायके शांति नगर जाना होगा। अख्तर ने कहा, ठीक है, मैं कल सुबह ही तुम्हें शांति नगर छोड़ आऊंगा। जब मैं शांति नगर अपने घर पहुंची तो सलमा बाजी ने दरवाजा खोला। अख्तर भी मेरे साथ ही थे, लेकिन दोपहर का खाना खाकर वो साहेबगंज चले गए। सलमा और अम्मी मुझे देखकर बेहद खुश थे। थोड़ी देर में मुझे मेरे बड़े जीजा परवेज भी नजर आ गए। वो गमलों में पानी डाल रहे थे। मैंने उन्हें सलाम किया और उनके पास जाकर खड़ी हो गई। मुझे देखकर परवेज ने कहा, आप अख्तर की बीवी हो ना? मैंने कहा, मैं अख्तर की बीवी हूँ और आपकी बीवी सलमा की बहन भी हूँ। मेरा जवाब सुनकर कुछ दूरी पर खड़ी मेरी बहन सलमा मुस्कुरा गई। मुझे याद आया कि शादी के वक्त परवेज की हालत ऐसी थी कि वो किसी जानवर की तरह मंडप से उठकर भाग गया था। फिर जैसे तैसे सलमा से उसका निकाह हुआ। 5 महीने में ही परवेज जानवर से इंसान बन चुका था। इस बात का पूरा क्रेडिट मेरी बहन सलमा को ही मिलना चाहिए। शाम को मैंने अपने जीजा परवेज को किचन में देखा तो मैं हैरान हो गई। मैंने अपनी अम्मी से पूछा, जीजा जी किचन में क्या कर रहे हैं? वो बोली, रात का खाना बना रहे हैं। तुमने आज दोपहर में जो खाना खाया वो कैसा था? मैंने कहा, बेहद लजीज। अम्मी ने कहा, वो खाना परवेज ने ही बनाया था। अब खाना परवेज ही बनाते हैं। परवेज के हाथ का खाना खाने से मेरी तबीयत भी एकदम दुरुस्त हो चुकी है। रात को जब मैं अपने कमरे में आई तो मैंने रहमान को फोन लगाया और बोली, मैं शांति नगर आई हुई हूँ, अगर चाहो तो हम कल मिल सकते हैं। रहमान ने कहा, ठीक है, एक काम करो, कल तुम रानीगंज सोसाइटी आ जाओ, मेरा घर भी देख लेना और मेरी बीवी आलिया से भी मिल लेना। मैं एड्रेस सेंड कर देता हूँ। रहमान की यह बात मुझे अच्छी नहीं लगी। वो बिल्कुल बदल गया था। कभी वो मुझे बेइंतहा प्यार करता था, लेकिन अब उसकी ओर से सब कुछ खत्म हो गया था। मैं तो उससे अकेले में मिलना चाहती थी, लेकिन उसका जवाब सुनकर मैंने उससे मिलने का इरादा बदल दिया और रात भर उसकी बेवफाई के बारे में सोचती रही। फिर मुझे लगा कि मैं एक बार उस औरत से मिलूं जिसकी वजह से रहमान ने मेरी मोहब्बत के फूल को कुचल कर रख दिया। अगली सुबह अम्मी से मुझे मालूम चला कि सलमा बाजी 2 महीने की प्रेग्नेंट है, तो मेरी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। मैंने सलमा बाजी को बाहों में भर लिया और उससे कहा, तुम सच में बहुत अच्छी हो बाजी। तुम समझदारी न दिखाती तो 3 औलादों के होने के बावजूद आज अम्मी बिल्कुल अकेली हो जाती। तुम्हारी समझदारी की वजह से ही एक पागल आदमी ठीक हो गया। मुझे तुम पर गर्व है बाजी। तभी अम्मी ने कहा, मेरा इकलौता बेटा सलीम 5 साल की उम्र में दुनिया से चला गया था। तभी से मैं सलमा को ही बेटा मानती थी और मुझे इस बात पर पूरा यकीन था कि सलमा ही मेरे बुढ़ापे का सहारा बनेगी।
آج میری اس لاڈلی بیٹی نے بیٹے اور بیٹی میں فرق کرنے والے لوگوں کو غلط ثابت کر دیا۔ جس پرویز کو بڑے سے بڑے ڈاکٹر ٹھیک نہیں کر پائے اسے سلمیٰ نے ٹھیک کر دیا۔ ماں کی باتیں سن کر سلمیٰ مسکرائی اور اپنے روم میں چلی گئی۔ میں بھی سلمیٰ باجی کے پیچھے اس کے روم میں گئی اور اس کے بغل میں بیٹھ گئی۔ میری اور دیکھ کر سلمیٰ نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، دراصل پرویز ایک لڑکی سے پیار کرتا تھا، لیکن گھر کا بڑا بیٹا وہی تھا، ساری ذمہ داری اسی کے کندھوں پر تھی، اسی لیے جس لڑکی سے وہ پیار کرتا تھا اس سے شادی نہیں کر پایا اور اس لڑکی نے بھی گھر والوں کے دباؤ میں آ کر کہیں اور شادی کر لی۔ بعد میں پرویز نے بھی شادی کر لی۔ پرویز کی ایک بیٹی ہوئی تو پرویز پر ذمہ داریوں کا بوجھ اور بڑھ گیا۔ اس وقت پرویز کے ابو وسیم ماما کلکتہ میں رہتے تھے اور پرویز کے باقی کے دونوں بھائی تب بے روزگار تھے۔ صاحب گنج پولی ٹیکنک کالج کے سامنے والی کتابوں کی جو دکان اس وقت تمہارا شوہر اختر سنبھالتا ہے وہ دکان پرویز نے ہی بنائی تھی۔ ایک دکان کے سہارے اتنے بڑے پریوار کی ذمہ داری سنبھالنا مشکل تھا۔ تب پرویز نے اپنے گھر کے اوپر کے کمروں کو کرائے پر اٹھا دیے۔ کچھ سمے بعد ہی پرویز کی بیوی ایک کرایہ دار کے ساتھ بھاگ گئی۔ صدمے میں پرویز نے چوہے مارنے کی دوا پی لی لیکن وہ بچ گیا۔ زہریلی دوا کا اثر اس کے دماغ پر ایسا ہوا کہ لوگ اسے پاگل کہنے لگے۔ بڑے بیٹے کی ایسی حالت جان کر پرویز کے ابو جب کلکتہ سے لوٹ کر صاحب گنج آئے تو انہوں نے اس کا کافی علاج کروایا لیکن پرویز ٹھیک نہیں ہوا۔ تب انہوں نے اس کی دوسری شادی کا فیصلہ کیا اور اس طرح ہم سب کی شادی ہو گئی۔ اپنی بہن سلمیٰ کے منہ سے پرویز کی یہ کہانی سن کر مجھے اپنے جیجا پرویز پر بے حد ترس آنے لگا۔ میں نے سلمیٰ سے کہا، پرویز بھیا کو پہلے ان کی پریمکا نے دھوکہ دیا اور بعد میں ان کی بیوی نے بھی انہیں کہیں کا نہیں چھوڑا۔ ایسی دھوکے باز عورتیں کتنی بری ہوتی ہیں نا باجی۔ میری یہ بات سن کر سلمیٰ نے گہری سانس لی اور کہا، پرویز کی وہ پریمکا جس نے اسے دھوکہ دیا وہ کوئی اور نہیں بلکہ میں ہی ہوں۔ یہ بات سن کر میرے تو ہوش اڑ گئے۔ میں نے کہا، تم نے ایسا کیوں کیا؟ سلمیٰ نے کہا، تب ابو زندہ تھے اور میں صاحب گنج پولی ٹیکنک کالج سے ڈپلومہ کر رہی تھی۔ کالج کے باہر ہی پرویز کی کتابوں کی دکان تھی اور کالج آنے جانے کے دوران مجھے پرویز سے پیار ہو گیا۔ پرویز بھی مجھ سے بے انتہا پیار کیا کرتا لیکن جب ابو کو یہ بات پتا چلی تو انہوں نے میرا کالج چھڑوا دیا اور میری شادی طے کر دی۔ شادی کے بعد میں بھی پرویز کو بھول گئی لیکن ایک دن میرے شوہر نے مجھ سے پوچھا کہ کیا شادی سے پہلے تم نے کسی آدمی سے جسمانی تعلقات بنائے تھے؟ میں نے اسے پرویز کے بارے میں سب کچھ سچ سچ بتا دیا اور وہ میرے اس سچ کو ہضم نہیں کر پایا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ میرے پہلے شوہر نے مجھے طلاق دے دیا۔ ابو کے انتقال کے بعد امی نے میری دوسری شادی کروا دی اور شادی کے بعد ایک دن میرے دوسرے شوہر نے بھی وہی سوال کر دیا اور پھر وہ بھی سچ ہضم نہیں کر پایا اور اس نے بھی مجھے طلاق دے دیا۔ میرا تیسرا شوہر پہلے سے بیمار تھا۔ شادی کے بعد وہ مجھے ودوا بنا کر مر گیا۔ جب پرویز کا رشتہ آیا اور پرویز کی امی نے پرویز کی فوٹو دکھائی تو مجھے لگا کہ اپنی غلطی کو سدھارنے کا مجھے موقع مل گیا۔ میں نے پرویز کو گھر جمائی بنانے کی شرط بھی اسی لیے رکھی تاکہ میں پوری آزادی کے ساتھ اس کا علاج کر سکوں اور میں اسے نزدیک کے پرائیویٹ ہاسپٹل میں ایک سائیکیٹرک کے پاس لے گئی۔ انہوں نے ہاسپٹل میں 2 مہینے تک پرویز کا بہترین علاج کیا اور میں نے گھر پر اس کی اچھی طرح دیکھ بھال کی جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ پرویز بالکل ٹھیک ہو گیا۔ اب میرا پرانا والا پرویز مجھے واپس مل چکا ہے، اسی لیے میں بے حد خوش رہتی ہوں۔ سلمیٰ باجی کی باتیں سن کر میں بے حد حیران تھی۔ جب انسان نیائے کی آس چھوڑ دیتا ہے تو وقت خود ہی انصاف کر دیتا ہے۔ سلمیٰ باجی کے ساتھ وقت کا یہ انصاف
मुझे अब समझ आने लगा था। मुझे अपने मायके आए हुए 1 महीने का वक्त गुजर चुका था। इस बीच मेरे एग्जाम भी खत्म हो चुके थे और अख्तर का भी लगातार फोन आ रहा था, लेकिन मैं अभी साहिबगंज अपने ससुराल जाना नहीं चाहती थी। एक दिन अख्तर का फोन आया और उसने 2 दिन बाद मुझे बुलाने मेरे घर आने की बात कही, तो मैंने तय किया साहिबगंज जाने से पहले मैं एक बार रहमान के घर जरूर जाऊंगी। अख्तर का फोन कटते ही मैंने रहमान को फोन लगा दिया, लेकिन उसका फोन लगातार बिजी जा रहा था। मैंने रहमान को एक मैसेज किया कि मैं आज तुम्हारे बताए एड्रेस पर आने की सोच रही हूँ, लेकिन दोपहर तक मैसेज का कोई जवाब नहीं आया तो मैं अपने काम में लग गई। आधे घंटे बाद मेरी अम्मी ने मुझे बताया कि पड़ोस में रहमान के अब्बू रिजवान मियाँ का इंतकाल हो गया है। यह खबर सुनकर मुझे लगा कि अब मुझे रहमान और उसकी बीवी से मिलने रानीगंज उसके घर जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो लोग खुद ही यहाँ पहुँचने ही वाले होंगे। थोड़ी देर में मेरे मोबाइल पर रहमान का मैसेज आया कि इस वक्त शांति नगर में है, उसके अब्बू का इंतकाल हो गया है। मैं अपनी अम्मी के साथ रहमान के घर गई और रहमान के अब्बू का जनाजा उठने के बाद तक मैं रहमान के घर ही रही। इस बीच रहमान से दुआ सलाम होने के अलावा मेरी कोई बात तो नहीं हुई, लेकिन मैंने उसकी बीवी आलिया को देख लिया था। वो सुंदर तो थी, लेकिन उम्र में रहमान से थोड़ी बड़ी भी थी। वो हमारे लिए पानी का गिलास लेकर आई तो मैंने उससे कहा, मेरा नाम सुहानी है, पड़ोस में ही मेरा घर है, 1-2 दिनों में अगर आपको फुर्सत मिले तो रहमान भैया के साथ मेरे घर आ जाइएगा। आलिया ने कहा, जी जरूर, मैं परसों यहाँ से रानीगंज के लिए निकलूंगी तो आपके घर से चाय पीकर ही जाऊंगी। मैं अम्मी के साथ अपने घर वापस आई और रहमान के बारे में सोचने लगी। आखिर आलिया ने रहमान पर ऐसा क्या जादू किया कि उसने मुझे ठुकरा दिया। आलिया खूबसूरत है, लेकिन क्या मैं आलिया जितनी खूबसूरत नहीं थी? आलिया तो रहमान से उम्र में 2-4 साल बड़ी ही थी। रहमान के अब्बू के इंतकाल हुए अब 2 दिन बीत चुके थे। सुबह सुबह मैं उठी ही थी कि अख्तर का कॉल आ गया। वो बोला कि वो साहिबगंज से निकल चुका है, 1 घंटे में शांति नगर पहुँच जाएगा। अख्तर का फोन कटने के बाद मैं अपनी ससुराल जाने की तैयारी में लग गई। मैं बाथरूम से नहाकर निकली ही थी कि घर की डोर बेल बजी। मैंने दरवाजा खोला तो सामने रहमान और उसकी बीवी आलिया खड़ी थी। मैंने दोनों को अंदर बुलाया और घर के अंदर ले गई। ड्राइंग रूम में मेरी अम्मी रहमान और आलिया से बातों में लग गई और मैं मेहमानों के लिए चाय बनाने लगी। तभी किचन में मेरे जीजा परवेज आ गए। उन्होंने कहा, सुहानी, अख्तर आ गया क्या? मैंने कहा, नहीं जीजा जी, अख्तर अभी नहीं आए, पड़ोस में रहने वाले रहमान और उनकी बीवी आए हैं, उन्हीं के लिए चाय बना रही हूँ। जीजा जी ने कहा, मुझसे कह देती मैं बना लाता। अब तुम ड्राइंग रूम में जाकर बैठो, मैं चाय लेकर आता हूँ। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, जीजा जी, अभी भी तुम्हारे अंदर दिमाग की थोड़ी कमी रह गई है शायद। अरे मेहमानों के सामने तुम चाय लेकर जाओगे तो अच्छा थोड़ी ही लगेगा। परवेज ने भी मुस्कुराते हुए कहा, अब वो जमाना गया जब औरतें सिर्फ किचन के लिए पैदा होती थी। तुम जाओ और पूरी दुनिया को बता दो तुम्हारे घर में किचन एक मर्द संभालता है। जीजा जी की इस बात पर मैं जोर से हंसी और वहाँ से ड्राइंग रूम में आ गई। मैंने देखा कि मेरी बड़ी बहन सलमा भी मेहमानों के बीच बैठी थी। तभी आलिया ने कहा, मैं रहमान से शादी के बाद पहली बार यहाँ शांति नगर आई और यहाँ आकर मुझे बेहद अच्छा लगा। आप जैसे लोगों से मिलकर तो मैं खुद को खुशनसीब समझने लगी। तभी ड्राइंग रूम में परवेज हाथों में चाय का बर्तन लिए हाजिर हो गए और जैसे ही परवेज की नजर आलिया पर पड़ी, परवेज के हाथों से चाय का बर्तन नीचे गिरकर चकनाचूर हो गया। आलिया के चेहरे का रंग भी उड़ चुका था। तभी आलिया की छोटी सी बेटी परवेज के पास आई और उसे पापा कहकर उसे चिपट गई। ड्राइंग रूम के इस मंजर को सलमा और मैं देख रहे थे और सब कुछ समझ भी चुके थे।
میں نے حالات کو سنبھالنے کی کوشش کی اور زمین پر بکھرے کانچ کے ٹکڑوں کو سمیٹ کر اکٹھا کرتے ہوئے بولی، جیجا جی آپ بیٹھ جائیے، حقیقت سب کے سامنے ہے، لیکن اس حقیقت کو اب کوئی نہیں بدل سکتا۔ بیتا ہوا کل اب اتہاس بن چکا ہے اور اتہاس کو لے کر ہم آج کسی کو کٹ گھیرے میں کھڑا نہیں کر سکتے۔ عالیہ شرم کے مارے سر جھکائے ہوئے بیٹھی تھی تو رحمان کا حال بھی عالیہ جیسا ہی تھا۔ دونوں دھوکے باز تھے۔ رحمان نے میرے ساتھ دھوکا کیا تھا تو عالیہ نے پرویز کی زندگی تباہ کر دی تھی۔ اسی بیچ دروازے کی گھنٹی بجی، میں سمجھ گئی کہ یہ میرا شوہر اختر ہی ہوگا۔ میں جھٹ سے اٹھی اور دروازے کو کھولا تو سامنے اختر ہی تھا۔ میں اسے لے کر ڈرائنگ روم میں آئی تو وہ بھی عالیہ کو وہاں دیکھ کر حیران رہ گیا۔ امی نے اپنے داماد سے بیٹھنے کو کہا لیکن وہ تو جیسے پتھر کا ہو چکا تھا۔ فی الحال کسی کے پاس کہنے کو اب کوئی شبد نہیں بچا تھا، لیکن تبھی عالیہ نے سر اوپر اٹھایا اور بولی، 2 سال پہلے پرویز اپنے کام کو لے کر بے حد پریشان تھے۔ وہ کئی دنوں تک گھر سے باہر رہتے، میں گھر میں بالکل اکیلی ہو گئی تھی۔ اسی بیچ رحمان میرے گھر کرائے پہ رہنے آیا۔ رحمان پورے دن اپنے کمرے میں رہتا، ادھر میں بھی اپنی تنہائیوں سے جوجھتی ہوئی اپنے کمرے میں رہتی، اور کچھ دنوں بعد محبت کے رشتے نے ہم دونوں کی تنہائیوں کو ختم کر دیا۔ ایک رات پرویز کسی کام سے باہر تھے، رحمان میرے کمرے میں تھا، تبھی اختر نے ہم دونوں کو ساتھ دیکھ لی اور دھمکی دے کر چلا گیا کہ صبح ہونے پر وہ گھر میں سبھی کو یہ بات بتا دے گا۔ ڈر کی وجہ سے اسی رات میں اور رحمان گھر سے نکل گئے اور رانی گنج آ کر رہنے لگے۔ سامنے کھڑا اختر عالیہ کو دیکھ کر غصے میں لال ہو رہا تھا، لیکن میں نے اسے سنبھالا اور عالیہ کو کہا کہ وہ رحمان کے ساتھ رانی گنج کے لیے نکل جائے۔ دونوں اٹھے اور اپنی بیٹی کو ساتھ لیے گھر سے نکل گئے۔ ان کے جاتے ہی میں نے اختر سے کہا، اختر جو ہوا اسے بھول جاؤ۔ اختر نے کہا، کیسے بھول جاؤں؟ عالیہ کی بے وفائی کی وجہ سے میرے بھائی کی دماغی حالت خراب ہو گئی، لوگ اسے پاگل کہنے لگے تھے۔ میں نے کہا، انت بھلا تو سب بھلا، اب تمہارے بھائی بالکل ٹھیک ہو چکے ہیں، انہیں سلمہ کے روپ میں ایک اچھی بیوی مل چکی ہے، اور خوشخبری کی بات یہ ہے کہ تمہاری بڑی بھابھی سلمہ اس وقت پریگننٹ بھی ہے۔ یہ خبر سن کر اختر کا سارا غصہ ختم ہو گیا اور اس نے اپنی بھابھی سلمہ کے ہاتھوں کو پکڑ کر چوم لیا۔ 1 سال بیت چکے ہیں، اب میں صاحب گنج کے کیندری ودیالیہ میں سرکاری ٹیچر ہوں اور میری بہن سلمہ نے ایک بیٹے کو جنم دیا ہے۔ امی نے اس بچے کا نام سلیم رکھا ہے۔